कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से जो है आप अपने टॉपिक का चयन करेंगे, किस तरह से आप उसका जो है डिजाइन करेंगे और किस तरह से जो है आप अपने रिसर्च की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले मैंने कल बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने टॉपिक का चयन करना है कि किस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं। टॉपिक यस हमेशा सर। ऐसा होना चाहिए जिसकी रेलिवेंस हो और जिसको लोग पढ़ना चाहें, समझना चाहें और जानना चाहें जिसके बारे में। इसके बाद हमने बताया था कि जब टॉपिक का आप सिलेक्शन कर लेंगे तो उसके बारे में एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन बताएंगे कि हाँ इस टॉपिक पे हम काम करने जा रहे हैं और इसमें मेन मेन बातें ये हैं। फिर हमने बताया था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी किसी चीज के बारे में जानने के लिए जो आवश्यक चीज है वो है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें ये पता चलता है कि इस विषय पर कितना काम हुआ है और किस दृष्टिकोण को लेकर के, ठीक है ना, किस एरिया को लेकर के काम हुआ है। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मैंने ये भी बताया था आपको कि आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के जो है रिसर्च पेपर्स, बुक्स और दृष्टिकोण को अध्ययन करना पड़ेगा जिससे कि आप एक बेहतर रिसर्च कर सकें। ठीक है ना। उसके बाद हमने बताया था जस्टिफिकेशन ऑफ द टॉपिक, इसके बाद बताया था ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी बताया था, रेलेवेंस ऑफ द स्टडी बताया था आपको। इसके बाद हमने आपको बताया था उसमें कि आउटपुट ऑफ द स्टडी, यानी आपने जो काम किया उसका क्या आउटपुट है। आपके काम मतलब आपने 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, जो भी टाइम फ्रेम होता है उसमें आपने काम किया है तो आपने क्या अलग से कुछ किया है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है कल हमने डिस्कस किया था आपसे। अब उसी क्रम में एक चीज जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि रेलिवेंस नहीं बताया था आपको कल हमने। ठीक है ना, कि रेलिवेंस आपने जो रिसर्च किया है उसकी रेलिवेंस क्या है, आपकी जो रिसर्च है उसको कौन पढ़ेगा। यस सर। कौन पढ़ेगा। जब आप कोई काम करते हैं और जब वो प्रकाशित होकर के सामने आता है तो समाज के लोग भी उसको पढ़ते हैं, जो रिसर्चर्स हैं वो भी पढ़ते हैं, शिक्षक हैं वो भी पढ़ते हैं। ठीक है ना। पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी पढ़ते हैं। जब वो पब्लिक डोमेन में आता है तो हर वर्ग का व्यक्ति जो है आपके रिसर्च का अध्ययन करता है और अगर उसमें आपने कुछ अच्छा किया है तो वह उससे जो है कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता है। ठीक है ना। यस इसके बाद जब आप इतना सारी चीजें फ्रेम कर लेंगे, इतना फ्रेम करने के बाद आपको अपने चैप्टर को डिवाइड करना है, आपका जो टॉपिक है उसको डिवाइड करना है सब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, आपने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया उसके अकॉर्डिंग जो गैप मिला या जो एरिया रह गया है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें जो है शामिल करेंगे। तो आपने जैसे अभी अखिलेश द्विवेदी ने दिखाया आप लोगों को कि इन्होंने लिया कि चाइनीज इन्फ्लुएंस इन नेपाल एंड इंडिया नेपाल रिलेशन। इसमें इन्होंने दिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने सारी चीजें बता दी जो हमने टॉपिक बताया। यस इसके बाद जो है इन्होंने लिया था कि चाइनीज इन्फ्लुएंस का जो है भारत नेपाल संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। देखा ना आप लोगों ने। तो इसी तरह से जो भी आप टॉपिक लेंगे उसमें हमने कल बताया था आपको कि आपको ये भी शामिल करना है कि उसमें आपकी हिस्ट्री भी आ जाए, जो प्रेजेंट सिचुएशंस है वो भी। आप रिसर्च क्यों करेंगे या कोई नया काम क्यों करना चाहते हैं, क्यों करें। पहला तो सर सर नॉलेज गेन नॉलेज के होगी। लिए, नॉलेज। हाँ, जो कोई ठीक। भी एक सर टॉपिक हम चूज कर रहे हैं सर, हम उसका अच्छे से देख सकते हैं कि क्या उसका पास्ट था, क्या उसका प्रेजेंट और क्या उसका फ्यूचर होगा। जैसे द्विवेदी का ही टॉपिक है सर, ले लो कि क्या कारण रहे कि नेपाल ने चाइना का साथ दिया, क्यों भारत का साथ छोड़ना चाह रहा है और इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा। अखिलेश, रिसर्च क्यों करनी चाहिए। रिसर्च का महत्व क्या है भाई, उसका क्या है, क्यों हमें करना चाहिए, सर ऐसे उससे बहुत क्या सारे फायदा होता पहलू है। हैं, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो कहीं कहीं हमारे रिलेशंस को या हमारी जो चीजें हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो गया हमारा, चाहे सिक्योरिटी हो गई, चाहे मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, चाहे लैंड और बॉर्डर सिक्योरिटी हो, उसके बीच में जो एस्पेक्ट्स छूट गए हैं या जिनकी वजह से डिस्प्यूट्स हैं, उनको खत्म करने के लिए या उनको कम करने के लिए या उनका एक नया सुझाव देने के लिए हमें रिसर्च करनी चाहिए।
और ये इसका बेनिफिट है, वो इशूज खत्म हो सकते हैं। तो वही नॉलेज की वजह से ही बोले थे हम कि नॉलेज मिल जाएगी एक एक्स्ट्रा, और कुछ मतलब डीपली जाने का टॉपिक मिल जाएगा कि किस चीज पे जाना है, वही अंदर उसकी जो चीजें छूट चुकी हैं जो हमें नहीं पता उनको हम खुद रिसर्च करेंगे, तो फिर हमें उस चीज को पता लगता रहेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए है, ये सब चीज रीजन हो जाएगा हमारे पास उसका। बिल्कुल ठीक। देखिए रिसर्च हम जब करते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, शोध जो है हमारा जो ज्ञान है उसको एक दिशा निर्देश प्रदान करता है, एक दिशा, एक ज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र की तरफ हमें ले जाता है, ठीक है ना। जिस विषय का आपने चयन किया उसके ऊपर आप विधिवत अध्ययन करेंगे तो क्या होगा कि उस विषय के ऊपर आपका ज्ञान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो शोध है वो हमारे ज्ञान को विकसित करता है, उसे बढ़ाता है और उसे अच्छी तरह से परिभाषित करने में मदद करता है। एक तो शोध का ये फायदा होता है, ठीक है ना। शोध से जो है व्यवहारिक जो समस्याओं का समाधान हम निकालते हैं, जैसे भारत नेपाल है, भारत चीन के बीच में जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उसके ऊपर फोकस करके हम सजेशंस में समाधान के रूप में चीजों को सुझाव देते हैं कि ये चीजें करने से जो है समस्या का समाधान हो सकता है। तो शोध जो है व्यवहारिक जो समस्याएं हैं दो देशों के बीच, दो समाज के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में, उसको जो है समाधान करने में क्या करता है, मदद करता है। समझ में आ रहा है ना। शोध से जो है, शोध से हमारा व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास होता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर आप पर्टिकुलर किसी विषय के ऊपर 2 महीने 3 महीने पढ़ते हैं, 10-15 किताबों का अध्ययन करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका व्यक्तित्व का विकास भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है, उस विषय के ऊपर आपका ज्ञान बढ़ता है, ठीक है ना। और शोध से सामाजिक विकास भी होता है। जब आप समाज में आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो समाज में आपको क्या होता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है। भाई जो बड़े वैज्ञानिक हैं और जिन्होंने नई नई खोज की है शोध के माध्यम से, तो उनको देश के अंदर बाहर भी और समाज में भी अलग से सम्मान मिलता है, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इस व्यक्ति ने इस विषय पर काम किया, इस बारे में बताया। तो क्या होता है, शोध जो है हमारा जो है सामाजिक विकास है उसमें भी जो है सहायक होता है। और शोध का जो एक सबसे बड़ा होता है कि जो हमारी एक जिज्ञासा होती है, हमारी एक मूल प्रवृत्ति किसी विषय के बारे में होती है, एक जिज्ञासा होती है, वह जो है शोध के माध्यम से क्या होती है, हम ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसका रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ शोध अनेक नवीन कार्यों और अनेक नई विधियों को भी जो है विकसित करने में मदद करता है। जब आप किसी चीज के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है इसमें कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, नए नए तरीकों को अपनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि कठिनाई से भाग जाएंगे, तो उसको दूर करने के लिए नए नए तरीकों को आप अपनाएंगे। तो क्या होगा कि शोध जो है नवीन जो है कार्य विधि, ठीक है ना, उसको जो है डेवलप करने में क्या करता है, सहायता करता है। समझ में आ रहा है ना। यस सर, क्लियर। ठीक, शोध जो है पूर्वाग्रह, किसी चीज के बारे में हमारी जो सोच होती है, पूर्वाग्रह होता है, उसको जो है निदान करने में, उसका निवारण करने में सहायता प्राप्त करता है, ठीक है ना। किसी चीज के बारे में पर्टिकुलर हमारी सोच हो कि यह ऐसा ही है, नेगेटिव मान लीजिए हमारी सोच है, लेकिन हम जब शोध करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो भ्रांतियां होती है, हमारा जो पूर्वाग्रह है वह जो है दूर होता है कि नहीं, हमने तो ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा नहीं है, समाज का ऐसा सोचना है, पढ़े लिखे लोगों का ऐसा सोचना है, या लोगों ने जो अध्ययन किया है उनकी सोच जो है इस तरह की है। क्लियर हो रहा है ना। यस सर। जब हम शोध करते हैं, अगला पॉइंट इसी में रहेगा कि जब हम शोध करते हैं तो किसी भी चीज की गहनता और सूक्ष्मता के साथ जो है उसका अध्ययन करते हैं, तो वह जो है विषय हमें क्या कहता है, बहुत नजदीक से हमारे नजदीक आ जाता है, और उस विषय में हमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाती है कि हमने अमुक विषय पर जो है बहुत गहनता के साथ अध्ययन किया है, और उस विषय के बारे में आप अन्य चीजों की तुलना में ज्यादा बोलने की स्थिति में होते हैं,
बताने की स्थिति में होते हैं, लिखने की स्थिति में होते हैं। ठीक है ना। जिस चीज का आप ज्यादा अध्ययन करेंगे निश्चित तौर पर उसके बारे में क्या है, ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। ठीक है ना। जैसे ऐसे ही थे जॉन बेस्ट थे, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक प्रोफेसर थे। तो इन्होंने कहा था कि जो सांस्कृतिक उन्नति हुई है इसका जो रहस्य है, या सांस्कृतिक उन्नति का जो विकास हुआ है इसका रहस्य शोध में छिपा हुआ है। अगर शोध नहीं होता तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है ना। तो शोध के माध्यम से समाज का, संस्कृति का, देश का, दो देशों के बीच जो संबंध है, समस्याएं हैं, उसको समझने और विकसित करने में भी सहायता मिलती है। ये जॉन वेस्ट थे, इन्होंने 1959 में अपनी बुक में रिसर्च मेथोडोलॉजी में इस चीज को फोकस किया, और इनकी बुक बेसिकली जो है कल्चर और रिसर्च के ऊपर थी। इन्होंने कल्चर को लेकर के ही एक एस्पेक्ट को लेकर काम किया कि समय समय पर कल्चर में क्या परिवर्तन हुआ उसका इन्होंने स्टडी किया था। ठीक है ना। तो शोध जो है हमारी संस्कृति को, दो देशों के बीच की समझ को भी डेवलप करने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक। शोध जो है नए सत्यों के अन्वेषण द्वारा, यानी कि शोध के माध्यम से हम नई चीजों की क्या करते हैं, खोज करते हैं। क्लियर हो रहा है ना? यस सर। हाँ, यानी शोध के माध्यम से हम नई चीजों का क्या करते हैं, अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, और उस चीज के बारे में जो हमारा अज्ञानता होती है, उसके बारे में जो कम जानकारी होती है उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। और शोध के माध्यम से हम सच को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और बेहतर या श्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। पर्टिकुलर जो आप टॉपिक चयन करोगे उस टॉपिक पर आप क्या करोगे, सच को जानने की कोशिश करोगे, नई चीजों की खोज करने की कोशिश करोगे और उसको और बेहतर या श्रेष्ठ परिणाम के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करोगे। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शोध के माध्यम से हम अपना सामाजिक विकास करते हैं, अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, किसी भी चीज को सूक्ष्मता से जानने का प्रयास करते हैं, नई चीजों को खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तुलनात्मक स्तर पर जो है दो संस्कृतियों, दो देशों, दो समाज, व्यक्तियों का अध्ययन करके हम उसके बारे में जो पूर्व निर्धारित हमारी मान्यता होती है, सोच होती है, उसको जो है हम दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शोध जो है हमारे व्यक्तित्व विकास से लेकर के सामाजिक विकास और हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर के विकास में भी सहायक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहाँ जरूरी है कि शोध में आपको हमेशा ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, निष्पक्षता होनी चाहिए। शोध की जो विशेषता है उसमें ये बात कहा गया है कि अगर आप किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो निष्पक्ष होकर के करिए। ठीक है ना। तभी उसका परिणाम, ईमानदारी अगर रखेंगे आप तो सही तरीके से, सही ढंग से जो है उसको आप बता सकते हैं, अपना पक्ष सामने रख सकते हैं। शोध समयबद्ध होना चाहिए, मतलब एक निश्चित आप टाइम फ्रेम में उसको आपको करना होता है। तो निश्चित टाइम फ्रेम में अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग के आप जो है निश्चित टाइम फ्रेम में काम नहीं कर सकते। इसीलिए जो है कभी भी जो है, चाहे आपका डिजर्टेशन का समय हो या आपके पीएचडी का समय हो, चाहे एमफिल का समय हो, सभी के लिए एक टाइम निर्धारित किया गया गवर्नमेंट ने, जो है यूजीसी ने। ठीक है ना। जैसे आप सेमेस्टर में आपका डिजर्टेशन है तो आपको 3 से 4 महीने मिलेंगे। ठीक। एमफिल आप करने जाओगे तो आपको 1 से 1.5 वर्ष का समय मिलता है। पीएचडी के लिए 3 से 5 वर्ष का समय दिया गया है। ठीक है ना। तो आपको क्या है कि एक टाइम फ्रेम निर्धारित कर दिया गया है। उस टाइम फ्रेम में आपको काम करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने जो है शोध कार्य को सबसे पहले क्या करें, सिस्टमेटिक मैनर में उसको डिवाइड करें। ठीक है ना। सिस्टमेटिक मैनर में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ दीक्षा? सिस्टमेटिक, हाँ, सर सिस्टमेटिक मतलब सर क्रम वाइज, मतलब किसके बाद जो चीजें जिसके बाद आनी चाहिए, मतलब
तो कैसे बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा मान रही। लो तुम्हारे पास टाइम है 3 महीने का। अब ये डिजर्टेशन लिखने के लिए आपके पास कितना टाइम है? 3 महीने का, यही हाँ है जी। ना? अब 3 यस महीने सर। में अपने काम को आप किस तरह से डिवाइड करोगे कि एकदम टाइम फ्रेम में उसे पूरा कर सके? वरुण? सर यही है कि टॉपिक को डिवाइड करेंगे, चाहे इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, इन सब चीजों में फिर उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ एक टाइम पीरियड में टाइम लिमिट कर देंगे कि हमें इतने दिन में इसका इंट्रोडक्शन पूरा करना है, या फिर हमारा जो हमारा अगला सब टाइटल है वो इतने टाइम में हमें कंप्लीट कर देना है। ये भी शायद। यस सर, सिंपल है सर, सिस्टमेटिक एंड फिर क्रोनोलॉजी बना लेनी है अपनी, डिसाइड कर लेना पहले ही कि हमें हमारे चैप्टर्स क्या होंगे, हमें इसमें क्या इंक्लूड करना है। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा स्टडी का, कि हमें उन चीज़ों को पढ़ना कहाँ है, उसकी स्टडी करेंगे प्रॉपरली, जहाँ से भी हो उनको कलेक्ट करते रहेंगे साथ के साथ। बाद में उनको जैसे हमारा जो हमने क्रोनोलॉजी बना रखी है उस हिसाब से उनको बुक में कंपाइल कर देना एक फाइल में। ये हो गया सिस्टमेटिक तरीके से और टाइम फ्रेम के साथ। चालू चलो देखो, टाइम फ्रेम का मतलब अगर आप मान लीजिए अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये डिजर्टेशन लिखने के लिए 3 महीने का समय है, ठीक है ना? तो इसको आप इस तरह से डिवाइड करोगे कि 1 महीने का समय तो आप रखोगे स्टडी करने का, जो आपका टॉपिक है उस पर लिटरेचर जो है स्टडी भी करना है और कलेक्ट भी करना है, ध्यान देना, ठीक है ना? यस सर। आपने लिटरेचर जो है कलेक्शन करना है तो उसको स्टडी भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लिटरेचर तो बहुत मिल जाएगा, 1000 पेज आपके लिए मिल जाएगा, 2000 पेज मिल जाएगा, लेकिन उतना पेज करोगे क्या? तो इसलिए आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग एक टाइम फ्रेम में, या मान लीजिए 1 महीने के अंदर आपको जो है अपने मटेरियल को जो है स्टडी करके उसे कलेक्ट करना है, ठीक है ना? मतलब दुनिया भर का कलेक्ट कर लिए फिर लिखने बैठे तो पता चला कि लिख ही नहीं पा रहे हो। फिर इसके बाद आपको अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग उस मटेरियल को डिवाइड करना है। उसके लिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का टाइम आप रखिए, क्योंकि जब आप स्टडी किए रहेंगे तो उस मटेरियल को क्या करेंगे, आप आसानी से जो है डिवाइड कर सकते हैं। अगर पढ़े नहीं हो आप, वो कहा गया था ना कि सब पुस्तकीय परीक्षा हुई, तो उसमें भी लोग अच्छा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो पढ़ा नहीं है वो सब पुस्तकीय परीक्षा में भी कैसे आप कर लोगे अच्छा? आपको पता ही नहीं ये चैप्टर कहाँ पे है। तो इसलिए जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे उस मटेरियल को आप आसानी से डिवाइड नहीं कर सकते अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग। जब एक बार चैप्टर के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लिए कि मान लीजिए आपने एक चैप्टर के लिए 100 पेज डिवाइड किया, तो अब उसको जो है फिर आप चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपको चूंकि लघु शोध प्रबंध इसको कहते हैं डिजर्टेशन को, तो इसको आपको बहुत बड़े उसमें नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको मैंने बताया था 75 से 100 पेज के अंदर ही जो है इसको आपको लिखना है, ठीक है ना? तो आप ये देखिए कि आपका अगर 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर में अगर आपने एक चैप्टर में 15 पेज रखा तो 15 कितना हो जाएगा? नहीं 75 हो जाएगा ना? हाँ 75 हो जाएगा 5 चैप्टर में अगर डिवाइड। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि ये भी नहीं लिखना है कि कोई चैप्टर 50 पेज का हो गया और अगला चैप्टर आपका 10 पेज का हुआ, ये भी नहीं हो। एक अच्छे रिसर्च के लिए आवश्यक है कि जो पेज का आपका जो डिवाइडेशन है वो अभी जो है 2-4 पेज चल जाता है, कोई 20 पेज का है, कोई 25 पेज का है, ये तो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा कि कोई 15 पेज का है, कोई 25 पेज का है। इतना डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? मैंने बताया कि एक अच्छे रिसर्च के लिए बहुत सी चीजों को आपको देखना है कि व्यवस्थित भी हो, उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, और इस तरह से भी ना हो कि अव्यवस्थित सा लगे कि आपने एक चीज पर तो ज्यादा फोकस किया, दूसरे चीज को आपने ज्यादा फोकस नहीं किया। तो इसलिए जो है आपका जो चैप्टर होगा वह जो है पेज के का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? यस तो इस तरह से आप जब फ्रेम करोगे के बाद फाइनल रिपोर्ट राइटिंग होती है, उसके लिए आप जो है फाइनल टाइपिंग, एक भी और ध्यान रखना है कि टाइप करा के देना है, हाथ से लिख के नहीं देना है, ठीक है ना? अभी इसमें बहुत सी चीजें अभी बताऊंगा कैसे कैसे करना है, तो इसको टाइप भी करा करके देना है।
हमेशा तुम लोगों के पास भी इसकी कॉपी रहेगी, ये काम आता है, ठीक है ना। जब भी आप जाओगे ये आपके एक तरह से असाइनमेंट का पार्ट है और ये हमेशा काम आएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने भी Yes, किया था डिजर्टेशन, हमारे Yes, पास आज भी है वो। बाद में आप अगर अच्छा काम करते हो तो पब्लिश भी करा सकते हो। अगर ईमानदारी से, चोरी करके नहीं, ईमानदारी से अच्छे से अगर आप काम करते हो तो इसे आप अपने नाम से बुक के रूप में या मोनोग्राफ के रूप में या रिसर्च पेपर के रूप में इसे आप पब्लिश भी करा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा काम करोगे तो, क्योंकि अभी आगे और भी चीजें बताऊंगा कि चोरी का भी आजकल आ गया है, साहित्य चोरी सुना होगा आप लोगों ने। यस सर, यस सर, नहीं सर पिछले Yes, sir. मैंने सर वेबिनार थे अपने यूनिवर्सिटी के, वो रिसर्च के ऊपर ही थी, हाँ हाँ हाँ, तो मैंने उसको अटेंड किया था, तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन थी। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखो शोध में एक चीज और ध्यान आपको रखना जरूरी है कि जो आपने रिसर्च किया है ना, जो आपने स्टडी किया है उस रिसर्च से रिगार्डिंग, मतलब जिन चीजों का आपने अध्ययन किया है वही आंकड़े आपको उसमें प्रयोग करना है। ये नहीं कि आपने जो चीज पढ़ा नहीं उसको भी उसमें जो है उठा करके इधर उधर से लिख दिया। यानी कि रिसर्च की जो एक खास बात यह है कि आपने जिन चीजों का अध्ययन किया है, कोई जरूरी नहीं कि आपने 50 किताबों के बारे में उसमें लिख दिया। बहुत लोग क्या करते हैं, हम लोग तो जैसे रिसर्च करा रहे हैं देख रहे हैं कि मैटर लिया उन्होंने 25 किताब से, लिख दिया 100 किताब, तो उसकी कोई रेलिवेंस नहीं होती, ठीक है ना। आपने ईमानदारी से जितना अध्ययन किया है उसी चीज को आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। यानी कि शोध का जो निष्कर्ष है उसमें जो आपने जिन लिटरेचर्स का, जिन डाटा का अध्ययन किया है उसी को प्रयोग में लाएं, तभी वह बेहतर होगा, ठीक है ना। और उसकी विश्वसनीयता जो है, ठीक है ना, वह विश्वसनीय तभी माना जाएगा जब आपने जो अध्ययन किया है उसी को उसमें शामिल करें, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि जो शोध की जो लैंग्वेज होती है या उसकी जो भाषा होती है वो बहुत सरल होनी चाहिए, बहुत क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। जब आप लिखने शुरू करें तो ये नहीं कि आपने कुछ लिखा कुछ और फिर उठ करके चले गए कहीं और कुछ चीजें लिखने के लिए, ठीक है ना। अगर आप हिस्ट्री बता रहे हैं तो हिस्ट्री को सिस्टमेटिक लिखते चले, ईयर वाइज बताने का प्रयास करें, या नहीं कि जो आपने 47 से शुरू किया उसी में आपने 75 भी ले आए, 47 के बाद 48 आइए, 50 आइए। मतलब ये व्यवस्थित तरीके से चीजें होनी चाहिए। यानी कि जो वे आप प्रेजेंटेशन है आपके लिटरेचर का वह जो है सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अगर वो सिस्टमेटिक नहीं है तो उसकी जो क्या कहते हैं निरंतरता है वह टूट जाती है, और जो कोई भी उसे पढ़ेगा फिर उसे उस चीज को पढ़ करके उसमें ना उसका इंटरेस्ट आएगा और ना उसको समझ में आएगा। इसलिए आप ये प्रयास करेंगे कि जो चीज आप लिखें वह जो है उससे रिलेटेड, अगला पॉइंट उससे रिलेटेड हो, उस चीज को जो है परिभाषित करता हुआ हो, ठीक है ना। यस सर, क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। Yes. अब जो है रिसर्च के कुछ डायमेंशंस होते हैं उसको भी जानना जरूरी है कि रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें किन किन चीजों को भी, बेसिकली जो है 4 तरह के डायमेंशंस की बात कही गई है रिसर्च में कि शोध जो है ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने के लिए प्रेरणा का काम करता है, ठीक है ना। शोध हम किसी चीज से मोटिवेट होकर के करते हैं, शोध को करने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन होना चाहिए, कोई ना कोई उसका जो है माध्यम होना चाहिए। अगर आप जैसे अब लिखने जा रहे हैं तो आपके लिए माध्यम या मोटिवेशन ये है कि आपके 3rd सेमेस्टर का यह एक पेपर है, ठीक है ना। इसलिए आपको, अच्छा ये 100 मार्क्स का है, ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये आपके लिए मोटिवेशन है, एक माध्यम है कि आपको इसे करना ही करना है, ठीक है ना। तो शोध को इस रूप में भी लिया जाना चाहिए। दूसरा होता है कि प्रासंगिक तथ्यों का संकलन। मैंने आपको बताया था कि जो भी आप लिटरेचर जो है कलेक्ट करेंगे वह का रेलिवेंस हो, मतलब टॉपिक का इसीलिए सिलेक्शन किया जाता है सबसे पहले कि टॉपिक के अकॉर्डिंग ही। भारत नेपाल पर तो बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे, अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो भारत नेपाल के ऊपर आपको इतने सारे मैटर मिलेंगे, भारत पाकिस्तान के ऊपर इतने मैटर मिलेंगे, लेकिन वो मैटर हमारे काम का नहीं होगा सारा, ठीक है ना। हमें जो टॉपिक चयन किया है, टॉपिक का निर्धारण किया, हमें उस टॉपिक के और अपने चैप्टराइजेशन के अकॉर्डिंग ही मैटर को कलेक्ट करना है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये उसका दूसरा डायमेंशन है। तीसरा है कि तार्किक विश्लेषण एवं अध्ययन होना चाहिए, यानी कि लॉजिकल होना चाहिए। आपने टॉपिक लिया है
चाइना का जो है इन्फ्लुएंस नेपाल में क्या है और उसका भारत ने और नेपाल संबंधों पर, और आप बताने लगो कि जो है उसमें रूस का भी ये रोल है या अमेरिका का भी ये रोल है या अन्य देशों का रोल है, ठीक है ना, या संस्कृति को बताने लगो, तो वह क्या होगा कि वह जो है तार्किक नहीं होगा। आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चीजों को जस्टिफाई करनी है, समझ रहे हो ना? यस सर। यानी कि जो आपका Yes, चैप्टर sir. है टॉपिक उसी को आपको फोकस करना है, ये नहीं कि टॉपिक कुछ और आप बता कुछ और रहे हो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है वरुण? Yes, sir. तो यह Yes, है sir. कि आप जो है तार्किक विश्लेषण और अध्ययन करेंगे उस विषय पर, तभी जो है आप अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे। एक है अंत में निष्कर्ष की प्रस्तुति। जब आप किसी विषय के ऊपर पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेंगे तो उसको निष्कर्ष के रूप में क्या करेंगे, प्रस्तुत कर सकते हैं, अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। और यही जो है एक अच्छे रिसर्च की क्या कहते हैं खूबी होती है, विशेषता होती है, यस ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी सर। जो रिसर्च की जो विशेषता है, रिसर्च जो है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लिए हुए होना चाहिए, यथार्थ पर आधारित होना चाहिए यानी सत्य पर आधारित होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए, ठीक है ना, प्रमाणिक होना चाहिए, और एक टाइम फ्रेम में अनुशासनबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। यानी कि एक अच्छे रिसर्च में ये सारी चीजें आपको शामिल करना पड़ेगा।